जय हिंद। सो आज हम डिस्कस करेंगे लाइक सेक्शन 24 और सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो एलिमनी के रिगार्डिंग में जो कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन थे उसको रेफर किया गया था 3 जजेस बेंच के पास, और उनका अब जाके एक फाइनल डिसीजन आया है। बिकॉज 24-25 पे बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी बन के रखी थी कि डिग्री का मतलब क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ द डिग्री क्या होगा। अब लैंडमार्क केस कुछ आप इसमें देख लीजिए, जैसे एक हो गया चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन, ये केस हो गया 1993 का। ये कौन सा जजमेंट है? जजमेंट इन फेवर ऑफ द ग्रांटिंग एलिमनी, मतलब मैरिज का नेचर कोई भी हो, वॉइड हो, वॉइडेबल हो, इररिस्पेक्टिव मेंटेनेंस देना है, एलिमनी आपको देनी है। सो चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन ये था एक केस। दूसरा आया था केस 2005 का, जो नेम था रमेश चंद्र राम प्रताप जी दागा वर्सेस रमेश चंद्र दागा। सो शॉर्ट टर्म में आप याद कर सकते हैं दागा से। सो एक हो गया चांद धवन और दूसरा हो गया दागा। ये दोनों केस है जो फेवर में कर रहे हैं कि लाइक एलिमनी आपको देना पड़ेगा। और कौन से जजमेंट है जो कि अगेंस्ट है? अगेंस्ट में हो जाता है यमुना भाई अनंत राव, ये वाला केस हो जाता है आधव वर्सेस अनंत राव शिवराम आधव, अभ्यायोला रेड्डी, नवदीप कौर, भाऊ साहब एंड देन सविताबेन सोमाबेन भाटिया। ये इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में भी पूछ चुका है, लाइक सविताबेन सोमा भाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सो एक तो ये केस इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। यमुना भाई अनंत राव, ये अगेंस्ट में 2 केस भी याद रख सकते हैं, यमुना भाई सविताबेन। और फिर कौन सा है जो 2 फेवर में जा रहे हैं? चांद धवन और दूसरा दागा केस। सो ये 2 केस। अब सीन क्या हो रही है, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक। ये जजमेंट जाता है रेफरेंस में जाता है 2 जजेस बेंच के। कई सारे कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन थे रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ डिग्री, तो रेफरेंस में मैटर जाता है 3 जजेस बेंच के पास। और यहाँ से रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ अब शुरू करते हैं कि क्या मतलब है जो वर्ड 25th में डिग्री वर्ड है उसका कितना इंटरप्रिटेशन हो सकता है उसी के रिगार्डिंग में। सो लेट्स रीड अबाउट द जजमेंट। सो इट इज़ हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 किस चीज़ से डील कर रहा है? कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज क्या दिया? 5th में आपको कंडीशन के बारे में पता है, कौन कौन सी कंडीशन है। यहाँ हमारे लिए रिलेवेंट है 1, 4 और 5, 1, 4 और 5। 1 में क्या है कि स्पाउस नहीं होनी चाहिए, 4 में बोला कि डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, और ये क्या है? सपिंडा नहीं होनी चाहिए। और यदि 1, 4, 5 का इफेक्ट होता है, 1, 4, 5 का कॉन्ट्रवेंशन होगा तो इसका इफेक्ट आएगा 11 में, राइट। 11 में क्या दिया है कि नल एंड वॉइड है, ऑलराइट, नल एंड वॉइड है। नाउ 1955 कंटेम्पलेट द फाइलिंग ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द पिटीशन फॉर द ग्रांट ऑफ डिफरेंट रिलीफ। सो बेसिकली कितने टाइप के पिटीशन हो सकती हैं ये उसकी लिस्ट है। सेक्शन 9 RCR दे रहा है, सेक्शन 10 के बारे में जुडिशियल सेपरेशन है, उसकी अगले सीन क्या दिया है कि यदि वॉइड है तो 11 में मिलेगी डिग्री। 12 है कौन सा केस आएगा? वॉइडेबल। 13 इज अबाउट द डिवोर्स की पिटीशन होती है, और 13 भी इज अबाउट द डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। तो ये एक सीन हो गया। ना हमारा कंसर्न क्या था? 24 और 25। तो 24 में हम देखते हैं कि मेंटेनेंस पेंडेड लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग। तो इसका बहुत बेसिक मतलब है कि यदि प्रोसीडिंग चल रही है और उसमें पैसे का इशू आ रहा है वाइफ के साथ, वाइफ या हस्बैंड दोनों के साथ, आइदर द वाइफ और द हस्बैंड। 24 और 25 की यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों पार्टी मांग सकती हैं एक दूसरे से। सो ये 24 का सीन हो गया, राइट। और ये ड्यूरिंग द पेंडेंसी होता है। necessary expenses of the proceeding, it may on the application of the wife or the husband order the respondent to pay to the petitioner the expenses of the proceeding and monthly during the proceeding such sum, जो भी जरूरत लगेगी reasonable. Now, provided that the application for the payment of the expenses of the proceeding and such monthly sum during the proceeding shall as far as possible be disposed of within 60 days. और ये जो petition का time period है कितना है? 60। तो 24 में बेसिकली है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग आइदर वाइफ और हस्बैंड, यदि इनको ज़रूरत है पैसे की, मंथली की एक्सपेंसेस की ज़रूरत है, तो ये 24 में क्लेम कर सकते हैं दोनों। पिटीशन का जो डिस्पोजल होगा वो 60 डेज में होगा। नाउ कम टू द 25, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेन चैलेंजिंग इसमें प्रोविजन था। लेट्स रीड इट वेरी केयरफुली अबाउट इट। सो 25 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। सो एनी कोर्ट, नंबर 1 चीज़, एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर दिस एक्ट एट द टाइम ऑफ पासिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो वर्ड का इंटरप्रिटेशन चाहिए, एनी डिग्री। सो व्हाट डज इट मीन एनी डिग्री? तो कोई भी कोर्ट है किसी भी टाइम पासिंग ऑफ एनी डिग्री, और एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू ऑन एप्लीकेशन मेड इट टू इट फॉर द पर्पस ऑफ आइदर, कौन एप्लीकेशन मेड कर सकता है? आइदर द वाइफ और द हस्बैंड, एज द केस में बी ऑर्डर द रिस्पॉन्डेंट शैल पे टू द एप्लीकेंट फॉर हर और हिज मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। पर्पस क्या है? मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। एक वर्ड इसमें और फोकस करना है, वो है ये वर्ड मे। ये में इस चीज़ को डिस्क्रिशनरी रिलीफ बनाता है।
सो अब क्या मेंटेनेंस एंड सपोर्ट के बाद सच ग्रॉस सम और सच मंथली और पीरियोडिकल सम फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग द life of the applicant as having regard to the respondent own income and other property if any, the income and other property of the applicant, the conduct of the parties, other circumstances of the case, other circumstances भी consideration में रखना है. It may seem to the court to be just and any such payment may be secured if necessary by a charge on the immovable property. और यदि जरूरत पड़े तो आप चार्ज क्रिएट करके इमूवेबल प्रॉपर्टी पे उस चीज़ को सिक्योर कर सकते हैं पेमेंट के रिगार्डिंग में. सो एक बार वंस अगेन लेट्स फोकस ऑन इट. क्या क्या इंपॉर्टेंट है. एक तो कोई भी कोर्ट कर सकती है. रिलीफ के नाम पे मे है, ये डिस्क्रिशनरी रिलीफ बना दे रही है. कब करिएगा. सो एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिग्री, कोई भी डिग्री जब आप पास कर रहे हैं. अब जजमेंट का सीन यही था कि एनी डिग्री का हमको इंटरप्रिटेशन चाहिए. एक पार्टी बोल रही थी कि वॉइड मैरिज के केसेस में आपको नहीं देना चाहिए क्योंकि मैरिज ही वॉइड एन इश्यू है, और दूसरी पार्टी जो कंटेंट कर रही थी कि नहीं आपको देना पड़ेगा बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट. कौन कर सकता है. सो आइदर वाइफ और हस्बैंड. पर्पस क्या होगा. मेंटेनेंस एंड सपोर्ट का. कब तक दे सकते हैं. लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट तक दे सकते हैं. क्या कंसिडरेशन में रखेंगे. सारे फैक्टर जो कर सकते हैं. और यदि पैसा नहीं और जरूरत पड़ेगी तो इस अमाउंट को आप सिक्योर भी कर सकते हैं. कैसे. वो है चार्ज क्रिएट करके. चार्ज आप क्रिएट करिए इमूवेबल प्रॉपर्टी पे. राइट ना. अब क्लॉज 2-3 जरूरत नहीं है अभी फिलहाल में. सो जो क्वेश्चन जो अराइज होता है, The following question arise for our consideration. Right? कौन कौन सा हो रहा है सी. Now, whether a spouse of marriage declared as void. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है. void marriage. यदि void marriage का केस है, by a competent court under section 11 of 1955, act is entitled to claim permanent alimony and maintenance under 25. तो यदि void डिक्लेयर होती है किसमें. void डिक्लेयर हो रही है सेक्शन 11 के तहत, तो क्या इंटाइटल्ड है परमानेंट एलिमनी के लिए. नंबर पहला क्वेश्चन. और नंबर दूसरा क्वेश्चन है कि वेदर इन अ पिटीशन फाइल्ड सीकिंग अ डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ 1955, 11 का डिक्लेरेशन के लिए सूट फाइल हुआ है. नाउ वेदर अ स्पाउस इज इंटाइटल्ड टू सीक मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट अंडर 24 1955. तो दो ही क्वेश्चन है कि सेक्शन 11 की जब भी पिटीशन लगती है तो क्या 25 के लिए आप एलिजिबल हैं और क्या 24 के लिए भी एलिजिबल हैं. यही दो क्वेश्चन आए थे जो कंसिडरेशन में जो रेफरेंस किया गया था. अब ये दो पार्टी का अपना अलग अलग सबमिशन है. एक पार्टी क्या कर रही है, उन्होंने लेट्स द लर्नेड काउंसिल क्या उन्होंने दो एग्जाम्पल दिया था कि देयर कैन बी ए वॉइड मैरिज हो सकती है बिटवीन फादर एंड डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड डॉटर. ये बाय मिस्टेक हो सकता है, डिलिबरेटली या कैसे भी हो सकता है. सो ही क्वेश्चन वेदर इन द केस ऑफ सच मैरिजेस आफ्टर द सेम आर डिक्लेयर्ड वॉइड द कोर्ट कैन एक्सरसाइज द पावर अंडर 25 ऑफ द 1955 एक्ट टू ग्रांट मेंटेनेंस. क्या कर सकती है कोर्ट. और दूसरा, ही सबमिटेड दैट देयर वुड बी अ केस वेयर पार्टीज टू वॉइड मैरिज आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट. कॉन्शियस उनको पता है the fact that their marriage would be bigamous. So there would be a case where the wife may be responsible for concealing her first marriage. ऐसा भी केस हो सकता है कि वाइफ अपनी पहली शादी छुपा रही हो and induces the husband to marry. दूसरे हस्बैंड से शादी भी कर रही हो. So now there may be cases where both the parties may be unaware. दोनों पार्टी भी ऐसा हो सकता है कि unaware हो that there are solemnizing a void marriage. He submitted that it is absurd to include. इन्होंने बोला कि it's not good कि आप जो मैरिज डिक्लेयर की void डिक्लेयर की जा रही है आप उनको भी इंक्लूड करें. कौन से एक्सप्रेशन में. एनी डिग्री वाले एक्सप्रेशन में used in 25. So he submitted that they extend the view taken by this court in case of चांद धवन और रामेश चंद्र दागा वाले केसेस में दैट ये जो इन व्यू है ये जो करेक्ट ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये दो केसेस में क्या बोला था कि एलिमनी अलाउ किया था. राइट. ओके. सो ही सबमिटेड दैट मैरिज डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर 11 इज वॉइड अब एन इशू. ये वॉइड अब एन इशू है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है. बेसिक मतलब वही था कि चूंकि मैरिज ही वॉइड है, वॉइड अब एन इशू हो, और एक जो वर्ड है उसमें लिखा है स्पाउस. Therefore, a wife whose marriage is declared void cannot claim to be a spouse. उसे spouse नहीं मानेंगे क्योंकि void अब इन इश्यू है. सो इस वजह से 25 के तहत इस वजह से इन्होंने मना किया था और ये इन्होंने रिराई किया था भाऊ साहब वाला केस. नाउ अब अवर व्यू ऑन द क्वेश्चन नंबर 1. एक चीज और देख लेते हैं इसमें क्या जो अपोजिट वाले में. द लर्नेड सीनियर काउंसिल अपेयरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट वाइफ, उन लोगों का कंटेंशन क्या था. हैज मेड डिटेल सबमिशन. सी सपोर्टेड द डिसीजन द केस ऑफ चांद धवन और दागा वाला केस एंड सबमिटेड दैट. उन्होंने सपोर्ट तो किया एंड उन्होंने क्या सबमिट किया दैट देयर उनका व्यू भी करेक्ट है बट से रिलाइड अपॉन आर्टिकल 15(3) जो कि स्पेशल प्रोविजन बताता है चाइल्ड और वीमेन के लिए एंड सबमिटेड दैट 25 इज अ स्पेशल प्रोविजन इनैक्टेड फॉर द वीमेन. Now the learned senior counsel also tried to argue on the fact of the case, but ठीक है वो एक अलग चीज हो गई. Now our view on the question number 1. पहला क्वेश्चन क्या था हमने कि यदि 11 में शादी वॉइड डिक्लेयर की जा रही है सो क्या 25 की मेंटेनेंस आप मांग सकते हैं और दूसरा क्या 24 की भी मेंटेनेंस मांगी जा सकती है. सो उसी केसेस में पहला 25 के रिगार्डिंग में ये आंसर कर रहे हैं. सो इफ सेक्शन 5 इज रेड इन कंजंक्शन विद सेक्शन 11 द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मैरिजेस आर वॉइड. तो क्या है बाइगैमस वाला हो गया,
डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो गया, और कौन सा है, सपिंडा हो गया। नाउ पैरा नंबर 12 में क्या है, अ मैरिज इज वॉइड, या तो आइदर पार्टी टू मैरिज हैज स्पाउस लिविंग है, इफ एनी ऑफ द स्पाउस ऑफ मैरिज हैड एन अर्लियर मैरिज, उसकी अर्लियर मैरिज हो चुकी है, और डिजॉल्व बाई अ डिग्री ऑफ डिवोर्स बिफोर देयर मैरिज, क्लॉज ई अबव विल नॉट अप्लाई। तो ये क्या है सिचुएशन कि मान लीजिए पहले शादी जो उसकी भले हुई थी बट डिग्री ऑफ डिवोर्स हो गई है और अब वो शादी कर रही है, तो क्लॉज ई वैसे भी नहीं अप्लाई कर रहा है। विथ रिगार्ड टू क्लॉज बी आपको रेफर करना पड़ेगा सेक्शन 3 के जी क्लॉज जी में, एंड विथ रिगार्ड टू द सपिंडा रिलेशनशिप जो कि 5th क्लॉज पे है 5 के, उसके लिए रेफर करना पड़ेगा 3F के डेफिनेशन को, 3G और 3F के डेफिनेशन को आप ये रेफर करिएगा। 11 के हिसाब से क्या बोला कि जो भी डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज एज नल एंड वॉइड, सो द मैरिज कवर्ड बाय द कैटेगरीज ए बी सी मेंशन्ड अबव, वही जो 3 कैटेगरी स्पाउस वाली है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपिंडा रिलेशनशिप, सो देयरफॉर सच मैरिज आर वॉइड अब इनिशियो। नाउ सच मैरिज डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन द आइज ऑफ लॉ। नाउ अब यदि हम 25 पे देखते हैं, 25 ऑफ 1955 एक्ट, ये क्या बोल रहा है, ठीक है, इट कन्फर्स अ पावर ऑन द मैट्रिमोनियल कोर्ट टू ग्रांट परमानेंट एलिमनी एट द पासिंग ऑफ टाइम ऑफ एनी डिग्री, ठीक है। नाउ द इशू इज अबाउट द मीनिंग ऑफ द डिग्री, क्या है इशू, क्या है मीनिंग ऑफ द डिग्री कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन 25। A cause of action arises for the spouse to apply for the permanent alimony and maintenance when any decree is passed by any court। तो cause of action कब arise होता है, when any decree is passed by any court exercising jurisdiction under 1955 एक्ट। तो एक तो बोला cause of action तब arise होगा जब कोई डिग्री पास की जाएगी। Now 23 में डिफाइन किया गया है कि डिग्री इन प्रोसीडिंग क्या होगा 23 के हिसाब से, राइट। सो अब ये 23 के डेफिनेशन पे आप देख सकते हैं इसमें। ना ये वाला भी चैप्टर हमने देख लिया था, ये वाला पॉइंट एनालिसिस कर लिया था कि कौन कौन से केसेस में दे सकते हैं आप। 9 में देना, RCR 10, ये सब में डिग्री ही पास होती है, 12, 13, 13B, इन सब में डिग्री ही पास होती है। देन 2 की जो CPC की डेफिनेशन वो इन्होंने रेफर की है, लाइक ठीक है, इट कैन ओनली बी अ डिग्री ग्रांटिंग ऑन वन ऑफ द रिलीफ अंडर 9 to 13 ऑफ 1955 एक्ट। अब इस पूरे एक्ट में एक चीज़ और समझना है, जो डिग्री वर्ड 25 में रेफर की गई है एज कंटेम्पलेटेड बाई, इसका मतलब है 23 के हिसाब से लेंगे, जो मतलब लिखा है डिग्री इन प्रोसीडिंग। प्लेन रीडिंग के हिसाब से देखेंगे तो सेक्शन 23 इज अ डिग्री ग्रांटिंग रिलीफ अंडर 1955 एक्ट, और जो 23 के हिसाब से बोला कि डील्स विद ओनली द डिग्री ग्रांटिंग द रिलीफ अंडर 9 से लेके 13 तक। कंसिडरिंग द लैंग्वेज एम्प्लॉयड इन 23, द डिग्री इन प्रोसीडिंग क्या इंक्लूड नहीं करेगा, ऐसा कोई डिसीजन जो कि डिसमिस कर रहा है पिटीशन को। कौन से पिटीशन, जो कि 9 to 13 के पिटीशन पे आती हैं। तो यदि ये डिसमिस हो रही है तो ये डिग्री इन प्रोसीडिंग नहीं आएगी, अलाउ कर रहे हैं तो आएगी। और नाउ अब देखिए चेंज ऑफ स्टेटस एक वर्ड है जिसमें बोला कि 11 से लेकर 13 तक में पार्टीज में चेंज ऑफ स्टेटस भी हो रहा है। सो दैट इज द ग्राउंड फॉर नाउ कम टू द सो इवन अ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन अंडर सेक्शन 10 ब्रिंग अबाउट चेंज ऑफ स्टेटस इन द सेंस दैट spouse who has got such degree is no longer under an obligation to cohabit with his or her spouse if the separation from the date of decree continue for the period of 1 year. It becomes a ground for passing a decree of divorce invoking 13(1)(a)(1। सो अब इन्होंने क्या बोला कि लेजिस्लेचर ने ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया है बिटवीन अ डिग्री ऑफ डिवोर्स एंड डिग्री डिक्लेयरिंग मैरिज एज अ नलिटी। तो ऐसी डिग्री ऑफ डिवोर्स के बीच में और ऐसी डिग्री जो कि किसी मैरिज को नलिटी डिक्लेयर कर रही है, इसके बीच में लेजिस्लेचर ने कोई डिफरेंस नहीं किया है, डिस्टिंक्शन किया है। तो प्लेन रीडिंग करिए 25(1) की, एंड इट विल नॉट बी पॉसिबल टू एक्सक्लूड अ डिग्री ऑफ नलिटी अंडर सेक्शन 11 फ्रॉम द परव्यू ऑफ 25(1। तो बोला चूंकि लेजिस्लेचर ने डिफरेंशिएट नहीं किया है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सेक्शन 11 का जो वॉइड मैरिज वाला है उसको हम 25(1) से एक्सक्लूड कर दें। अब इन्होंने पैरा 19 में चांद धवन का केस अगेन रेफर किया है कि इशू अरोज रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ डिग्री रिफर्ड इन 25 ऑफ 1955 एक्ट। 25 में क्या बोला, वी हैव दस इन दिस लाइट नो हेजिटेशन कमिंग टू व्यू दैट व्हेन बाय कोर्ट इंटरवेंशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट अफेक्शन और डिस्ट्रप्शन टू द मैरिटल स्टेटस हैज कम बाय एट दिस जंक्शन व्हाइल पासिंग द डिग्री, इट इज अनडाउटेडली हैज द पावर टू ग्रांट परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस। इफ द पावर इज इन्वोक्ड एट दैट टाइम, इट ऑल्सो रिटेन द पावर सब्सिक्वेंटली टू बी इन्वोक्ड ऑन द एप्लीकेशन बाय पार्टी इंटाइटल्ड टू रिलीफ। सो फाइनली जो ग्रांट ऑफ डिग्री है 25 के तहत इन्होंने बोला कि ये चूँकि डिस्क्रिशनरी है। अब एग्जांपल हमने डिस्कस ही किया था कि जब उनके काउंसिल ने बोला था कि यदि डॉटर प्रोहिबिटेड या सपिंडा में ऐसे शादी हो रही है तो फिर वो मांग सकती हैं। सो वहीं पे बोला 25 में कि वर्ड है जो कि मे यूज़ किया गया है, तो ये डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। तो जब भी ये अप्लाई किया जाएगा
तो वहाँ पे ऑब्वियसली सारी की सारी चीज़ें फैक्ट कंसिडरेशन में रखे जाएंगे और ऐसे प्रेयर को टर्न डाउन किया जा सकता है ना। क्या है, द रीजन इज दैट सेक्शन 25 लेज डाउन दैट द व्हाइल कंसिडरिंग द प्रेयर फॉर ग्रांटिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 25 द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी कंसिडर्ड। तो इस वजह से बोला कि यदि ऐसे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो कोर्ट ऑब्वियसली कंसिडरेशन में रखेगी। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या 11 के केस में 24 भी अप्लाई होगा, तो इनका क्या था कि लाइक सेक्शन 24 कन्फर अ पावर मैट्रिमोनियल कोर्ट, क्या इंटरिम मेंटेनेंस आप दे सकते हैं, द पावर इज टू बी एक्सरसाइज पेंडिंग द प्रोसीडिंग। और ये जो 9 से 13 की प्रोसीडिंग पेंडिंग है उनके लिए, 24 के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रोसीडिंग पेंडिंग में हो, फिर द कोर्ट मस्ट कम टू कंक्लूजन दैट द दोनों में से किसी भी पार्टी को कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं हो और जरूरी है, नेसेसरी एक्सपेंसेस है। सो नाउ इवन इफ द प्राइमा फेसाई द मैट्रिमोनियल कोर्ट फाइंड द मैरिज बिटवीन द पार्टीज इज वॉइड और वॉइडेबल, the court is not precluded from granting maintenance pendente light provided the condition mentioned above are satisfied। तो सिंपल बोला कि भले ही शादी का नेचर आपको लग रहा है प्राइमा फेसाई वॉइड या वॉइडेबल है, बट फिर भी कोर्ट प्रिक्लूडेड नहीं है इंटरिम मेंटेनेंस देने से। सो नाउ द ग्रांट ऑफ रिलीफ अंडर 24 इज, ये भी डिस्क्रिशनरी है एज द सेक्शन यूजेस द वर्ड मे। नाउ व्हाइल डिसाइडिंग द प्रेयर फॉर इंटरिम रिलीफ अंडर 24 द कोर्ट विल ऑलवेज कंसीडर द कंडक्ट ऑफ द पार्टी सीकिंग द रिलीफ। सो अकॉर्डिंगली वी आंसर द क्वेश्चन एज फॉलोज कि अब यदि सेक्शन 11 में कोई मैरिज वॉइड डिक्लेयर की जा रही है और वो परमानेंट एलिमनी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी अलाउ होगा from the other as per by 25, whether such a relief of permanent alimony can be granted or not always depend on the fact of each case and the conduct of the parties। The grant of relief under 25 is always discretionary, इसका मतलब possible तो है but conduct of the parties and fact of the case will depend upon it। and same चीज also apply होती है 24 के रिगार्डिंग में। even if the court comes to the prima facie, भले कंक्लूजन है कि जो शादी होगी ये void या voidable का नेचर हो सकता है, बट फिर भी pending the final disposal of the proceeding 1955 the court is not precluded from granting maintenance। कोर्ट को बाहर नहीं किया गया है मेंटेनेंस देने से 24 के तहत, तो इस वजह से आप वो भी दे सकते हैं। सो द कोर्ट विल ऑलवेज टेक इनटू कंसिडरेशन द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एज द ग्रांट ऑफ रिलीफ अंडर 25 इज ऑलवेज डिस्क्रिशनरी। सो वी डायरेक्ट द रजिस्ट्री, लास्ट में उन्होंने ये ऑर्डर दिया, जजमेंट रिटन बाय अभय एस ओका, देन अमानुल्लाह, जस्टिस अमानुल्लाह, जस्टिस अगस्टाइन, और ये 12 फरवरी 2025 का केस है। सो फाइनली लेट्स कम टू द नेम ऑफ द केस एंड इट इज सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर। सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर रिलेटेड किससे है, 24-25 हिंदू मैरिज एक्ट। और इसमें बोला कि यदि 11 में नेचर यदि वॉइड मैरिज का आता है तो भी 24 और 25 में आप परमानेंट एलिमनी या जो भी इंटरिम मेंटेनेंस वो आप क्लेम कर सकते हैं। सो नाउ विद रिस्पेक्ट टू अभी ये डिसीजन अब जाके ये जो लॉ पॉइंट है ये सेटल हो चुका है। सो थैंक यू सो मच।